नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 7, मेरी यानी वदना त्रिपाठी की आवाज में। A man-eating tiger is a tiger that is been compelled through stress of circumstances behind its control to adopt a diet allied to it, Jim Corbett। किशोरी की मोइनी शेरनी परिस्थितियों से बाध्य होकर अब सचमुच ही जिम कॉर्बेट किसी खुखार आदमखोर शेरनी बन चुकी थी। गोल चेहरा अब लंबोतरा पान के आकार का बन और भी सलोना हो गया था। 3 वर्ष के कलकत्ता प्रवास ने उस तन्वी के लचीले शरीर को दुबला बना दिया था, या कसे शरीर से सिले कपड़ों को चुस्त काट छाट का जादू था। शायद पन्ना भी उसे पहली झलक में नहीं पहचान सकती थी। पहचानती भी कैसे? टाटा टेक्सटाइल के लिबास में वो पहली बार मॉडल बनी तो स्वयं डायरेक्टर ने आकर उसे बधाई दी थी। विलक्षण मॉडल थी वह, जैसे विधाता ने ही उसे उस अपूर्व मॉडल को स्वयं अपने हाथों से गढ़कर इसी अभिप्राय से धरा पर अवतरित किया था। पेशेवर मेकअप करने वाली की तूलिका कर ही क्या लेती? क्या उन अस्वाभाविक रूप से बड़ी आंखों, लंबी ऊपर को मुड़ी पलकों या फिर नन्हे अधरों को क्यूपिड गढ़न में कोई भी काट छाट की कोई गुंजाइश थी? सबसे अधिक आकर्षण था कली के बच्ची कैसे मासूम चेहरे का। हंसती तो गालों में पड़ते गहरे गड्ढों को जानबूझकर विलंबित स्मित में देर तक गहरे खोद कर रख देती। धीरे धीरे वह सलोना चेहरा साबुन के विज्ञापन से उठकर बहुत ऊपर चला आया। हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने स्वयं पत्र लिखकर उससे अनुरोध किया था कि वह भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन में विदेशी मार्केट को अपनी उपस्थिति से धन्य करे। न्यूयॉर्क के सोना एम्पोरियम में लाखों अमेरिकियों के हृदय वह अपनी साड़ी के एक एक भाज में बंद हर हाल ही विदेश से लौटी थी। अब उसे नित्य मोटी बदसूरत चमकती दमकती स्त्रियों की भीड़ में घूम घूम कर नित्य नवीन साड़ी चूड़ीदार मिनी स्कर्ट के प्रदर्शन से ऊब होने लगी थी। अब उसी की एक परिचित ने उसे मोटी तनख्वाह पर रिसेप्शनिस्ट के पद पर रखवा दिया था। सप्ताह में 4 दिन ही उसे काम पर जाना होता। न भाग दौड़, न नित्य की सज्जा लेप, पर जिस बंगाली परिवार के साथ वह रहती थी उसकी गृहिणी अब उसके लिए विशेष सरदर्द बनती जा रही थी। इतनी रात तक कहाँ रहती हो? कैसी नौकरी है भाई तुम्हारी? कहती तो खाना पानी सब यहाँ वहीं मिलता है, उस पर सप्ताह में 4 दिन पड़ी पड़ी खाट तोड़ती रहती हो। हमसे तो तुम ही भली। जैसे धनी खाली डोरे साड़ी पहनकर तुम कल दफ्तर गई थी, ऐसे ही एक मेरे लिए भी ला देना भाई कली, पैसे किराए में काट लूँगी। बेला सेन की फरमाइशें पूरी करते करते कली को मकान का किराया बहुत भारी पड़ने लगा था। एक कमरा और साजे का गुसलखाना उसे बहुत महंगा पड़ रहा था। किराए की भी उसे चिंता नहीं थी। चिंता थी उस आवश्यकता से अधिक मुखरा स्त्री के कौतूहली सदा जागरूक स्वभाव की। वह कहीं जाए, कुछ भी करे, उसका क्या? फिर ऐसे जासूसी भरे वातावरण में वह आश्वस्त होकर ठीक से सो भी नहीं पाती थी। पहले तो उसका व्यवसाय ही ऐसा था कि उसे सदा प्राण अपनी नन्ही हथेली पर रखकर नेट की सी रस्सी पर चलना पड़ता था। पहले पहल कलकत्ता आई तो बीबीएन की ही दूर के रिश्ते की मौसी के यहाँ टिकी थी। मौसी का बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म था। लिंगहार मुर्गियों के साथ साथ बीबीएन की लॉरिन आंटी और भी बहुत सी सोने की अंडे देने वाली मुर्गियों का व्यापार करती हैं। यह समझने में कली को विलंब नहीं हुआ। ऐसी सुंदरी लुभावनी मुर्गी सहसा छप्पर फाड़कर लॉरिन के फार्म पर फड़फड़ा उठी तो उसने लपक कर हथेली पर बिठा लिया। आसपास चीनियों के कई परिवार रहते थे। उन्हीं के बीच एक चीनी जूते वाले के दरबे से गंदे मकान में रहती थी लॉरिन। बाहर से एकदम रिकेटी दिखते उस मकान का बरामदा भी किसी बूढ़े के हिलते दांत सा नीचे लटक आया था। जाली के घिरे अहाते में कई मुर्गियां दिन रात फड़फड़ाती रहती और 3-4 कलंगी वाले मोटे ताजे मुर्गे अकड़ से नए दूल्हे का सा सेहरा उठाए घंटा घर की घड़ी से स्वर मिलाते बड़े तड़के ही बाग देकर कली की नींद तोड़ देते। टूटे मकान की श्रीहीन कांति देखकर कली का कलेजा काँप गया था। यहाँ कैसे रहेगी वह? कहाँ देवदार का वैभव, सेंट मैरीज कॉन्वेंट की जीभ से चाटी गई वह स्वच्छ सज्जा, और कहाँ मुर्गे मुर्गियों की पंख विहीन घिनौने चूजों का सानिध्य। लॉरिन बड़ी बड़ी छातियों, चौड़े जबड़ों और घोड़ी कैसे चेहरे वाली अनोखी स्त्री थी। वह अपने घने बालों की चोटी को तिब्बती स्त्रियों की केस सज्जा में चपटे सिरे के चारों ओर दोहरी लड़ में लपेट कर रखती थी। चौड़ी कमर में बंधा उसका एप्रेन, हंगेरियन कढ़ा ब्लाउज और स्वच्छ स्कर्ट देकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह दिन भर मुर्गियों के दरबे में हाथ में झाड़ू लिए सफाई करती रहती है।
सफाई के पीछे बुढ़िया दीवानी थी। इसी से उसके जीर्ण शीर्ण मकान का भीतरी कलेवर बाहरी गंदगी से एकदम अछूता था, ठीक जैसे कोई रूपसी मुस्लिम युवती गंदा बुर्का ओढ़े बैठी हो। बंगाल की वर्षा से भीगी पीली दीवारों पर कहीं कहीं पुराने मकबरे की सिकाई जमकर वहाँ घास के नन्हे गुच्छे उगाए थे, पर स्वयं लॉरिन का कमरा सदा स्वच्छ दर्पण सा चमकता। कमरे की सज्जा प्रत्येक एंग्लो इंडियन के कमरे की सी सज्जा थी। मेंटल पीस पर सजाए क्रिसमस कार्ड, चित्रों में बधू वेश में हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता लिए लॉरिन, पुत्री के बपतिस्मा पर उसको गोद में लिए लॉरिन, उसी के पास सुनहले फ्रेम में महारानी विक्टोरिया का एक बहुत बड़ा सा चित्र और धरा रहता, जिसे लॉरिन नित्य बड़े यत्न से पोंछ पाछ कर चमकाती रहती। लॉरिन के साथ उसकी अनाथ भतीजी सूजन भी रहती थी। बचपन में मोटर के नीचे दब जाने पर उसकी पूरी टांग कट गई थी, पर अपनी लकड़ी की टांग को बैसाखी के बल घसीटती वह आश्चर्यजनक तेजी से चल सकती थी। सूजन, मुझे यहाँ आए 8 दिन हो गए हैं, कब तक ऐसे बैठे रहूंगी? आंटी से कहूंगी अब मुझे कोई न कोई काम दिला दें। काम? सूजन उठकर हंस पड़ी। वहाँ तो काम ही काम है इडियट, चिंता क्यों करती है? आंटी इतना काम लाद देंगी कि संभाले नहीं संभलेगा। आज इसी चक्कर में तो बुढ़िया बाहर गई है। इधर आ। वह बैसाखी पटक अपनी रेल के बर्थ के से पलंग पर बैठ गई। मेरी ये टांग देखती है ना, यही तो आंटी की सोने की अंडे देने वाली बत्तख है। देख, उसने अपनी निर्जीव टांग से लगी अदृश्य अर्गला खोल कर रख दी थी। इसी में एक साथ 30-30 सोने की पट्टियां स्मगल कर सकती हूँ। बुढ़िया के असली फॉर्म की नित्य बड़े अंडे देने वाली लेहांग मुर्गी हूँ मैं, समझी? असदुल्ला और पार्वती का रक्त सचेत हो गया। सूजन के साथ साथ कली भी फिर बड़ी सौभाग्यता से पर फड़फड़ाती घूमने लगी, कभी कलकत्ता, कभी बम्बई और कभी मद्रास। यूएआर और चीन का मानो सोना तब मद्रास में ही उतर रहा था। मद्रास की सीमा के पास ही कली की कार को उस बार 3-4 रेवेन्यू इंटेलिजेंस के दृष्ट कर्मचारियों ने घेर लिया था। सूजन का लकड़ी का पैर भय से ठक ठक काँप उठा। स्वयं कली की मुट्ठी भर की कमर में शिव के गले में लिपटी पतली नागिन सी सोने की कई पत्तियां एक क्षण को विचलित हो उठी थीं। गुजराती लड़की रश्मि दवे आंटी के पोल्ट्री फार्म की सबसे नई और फूहड़ डरपोक मुर्गी थी। हाय, मैं मर गई, अब क्या होगा? मेरे पिता मुझे गोली से उड़ा देंगे। वो कांपने लगी। चुप कर मूर्ख, कली फुसफुसाई थी। तेरे पिता मंत्री हैं और बरसों से यही काम कर रहे होंगे। खबरदार जो तूने चेहरे पर सिकन भी आने दी। कार से उतरकर और बड़ी मस्ती से मुस्कुराती सींग घुसेड़ने को तत्पर क्रोधी सांड से चारों अफसरों की ओर बढ़ गई। कहिए, आप लोगों ने हाथ ऊंचे कर क्यों हमें कार रोकने का आदेश किया था? वह बड़ी दुष्टता से मुस्कुराने लगी। जी हाँ, चारों में सबसे गंभीर और मोटे तगड़े पुलिस की वर्दी पहने अफसर ने रूखा सा उत्तर दिया। ओह! कली माइल स्टोन पर बैठ गई। धूप का फैंटम चश्मा उतारकर रुमाल से चेहरा पोंछती हंसकर बोली, मैंने सोचा शायद हैंडसम कहने और हम चारों के सौंदर्य से डरकर आप चारों स्वयं ही हथियार डाल रहे हैं। चारों में सबसे छोटा और चुलबुला सा छोकरा अफसर फूंक कर हंसने लगा, पर दूसरे ही क्षण वरिष्ठ गंभीर अफसर की कठोर दृष्टि से सहम कर वह अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। हमें सूचना मिली है कि कुछ सोना स्मगल कर आज यहाँ लाया जा रहा है। आप ही की नहीं, हम हर आने जाने वाले गाड़ी वालों की तलाशी ले रहे हैं। ओ आई सी। कली फिर हंसी। उसके गालों के गहरे गड्ढों में वर्दीधारी वरिष्ठ अधिकारी को छोड़कर शेष तीनों छोकरी अफसर वर्दी सहित गले तक धंस गए। ले लीजिए न तलाशी, पर तलाशी किसकी लेंगे? हमारी या हमारी कार की? सूजन डार्लिंग, तुम लोग सब नीचे उतर आओ, ये वहाँ से हमारी तलाशी लेंगे। कहते हैं हम सोना स्मगल करने आई हैं। तीनों लजाती मुस्कुराती अफसराएं नीचे उतर आईं। अकेला घनी मूछों वाला घाट सरदार ड्राइवर व्हील पकड़े निर्विकार मुद्रा में सीट पर जमा ही रहा था। कली हंसकर कहने लगी, वाह सरदार जी, आप भी उतर आइए ना, सबसे कड़ी तलाशी इन्हीं की लीजिएगा सर। क्या पता घनी दाढ़ी और जुट्टे में जटाजूट में सोने की कोई भागीरथी छिपाए बैठे हों। अचानक न जाने कहाँ से पास के कॉलेज के छोकरों की भीड़ कार को घेर कर खड़ी हो गई। माला सिन्हा है, आई कैन वेट, एक स्वर फुसफुसाया। फिर वही छुतई गूंज पूरी भीड़ में गूंज उठी। देखा ना, कली को वही स्पष्ट फुसफुसाहट नहीं प्रेरणा दे गई। उसने अपनी भुवन मोहिनी हंसी के दर्पण में गालों के गहरे गड़े फिर चमकाए। आप नहीं पहचान सके? मेरे फैन ने मुझे पहचान लिया। महाशय, हम सोना स्मगल करने नहीं, अभी तो नीरज दक्षिण प्रदेश में सुवर्ण वृष्टि करने आई हैं, समझे? अब तक खिलवाड़ करती प्रयास रसिक कली ने गिरगिट का सा रंग बदल दिया। उसके पतले नथने क्रोध से फड़कने लगे।
यहाँ हम फिल्म की शूटिंग के लिए आई हैं। सोचा था आपका मद्रास हमारे स्वागत में पलक पावड़े बिछा देगा, पर देखा ना रश्मि, कैसे मूर्ख जाहिल लोगों का देश है। चाहने पर आपको सू कर सकते हैं। ये जानते हैं क्या है यार? कहा था मैंने, माला है मिस, ऑटोग्राफ। इसे कॉपी कर दीजिए मिस, इन्हें अभी भगाते हैं, आप चिंता मत करिए। और चारों रौबदार अफसरों को विद्यार्थियों की भीड़ ने दूर तक खदेड़ दिया। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के चारों अधिकारी दूर से ही विद्यार्थियों की कॉपियां और पाठ्य पुस्तकों पर हस्ताक्षर करती चार अफसराओं को व्यवस्था से हाथ बांध देखते रहे। चलते चलते कली ने एक फ्लाइंग किस चारों की ओर उड़ा दिया और विनोद प्रिया तारिकाओं का रहस्यमय दल तेजी से कार भगाता मद्रास के गंतव्य स्थल पर सोना उड़ेल रात ही रात कलकत्ता लौट गया। इसके बाद कैली ने स्वेच्छा से ही ये धंधा छोड़ दिया। अब उसके पैर स्वयं ही महानगरी में जम गए थे। किसी के कंधे का सहारा लेने का उससे आवश्यकता नहीं थी। जिस फ्लैट में कली रहती थी उसके सामने ही एक लाल ईंटों का बना बड़ा सुंदर सा मकान था। कली को कलकत्ते के आधुनिक कलात्मक फ्लैट्स की भीड़ में खड़ा ऐसा लगता जैसे बनी ठनी उसकी सी आधुनिकाओं की खोखली प्रतिमाओं के बीच कोई घूंघट काढ़े सलज्ज ग्राम बधू ही खड़ी हो। न उसके द्वारों पे पर्दे थे न खिड़कियों में। तनिक निकट जाने पर ही भीतर के कमरों की अतरंग छवि का स्पर्श करती कली को की उत्सुक दृष्टि सीधे रसोई घर तक पहुंच जाती, जहां गृह की सज्जा से मेल खाती सरल और प्रौढ़ गृह स्वामिनी कभी कढ़ाई में ठेठ उत्तर प्रदेशी मसालों में पालक का साग चौंकती और काल्पनिक स्वाद लेते कली के नथुने फड़क उठते। देवदार में माँ के पड़ोस में रहती थी मिसेज जोशी। कली ने उन्हें कभी हंसते नहीं देखा। जब छुट्टियों में घर आती देखती उदास जोशी चाची रसोई में कढ़ाई में कुछ न कुछ घोट रही हैं। लगता हाथ कहीं है चित्त कहीं। कभी स्वयं बड़बड़ाने लगती, कभी चुप हो गुमसुम बैठ जाती। स्वयं उन्हीं की पुत्री ने एक दिन कली को बताया था 3 पुत्रियों के बाद जन्मा उनका सुकुमार पुत्र घोड़े से गिरकर मर गया था, तभी से माँ ऐसी हो गई हैं। कली जब भी जाती वे बड़े प्रेम से उसे चौके में बिठाकर स्वयं अपने हाथों से नाना प्रकार के स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजन बनाकर खिलाती। कलकत्ती के उस लाल ईंटों के मकान की गृह स्वामिनी को देखकर कली को जोशी चाची की ही याद हो आती। वैसी ही उदास दृष्टि, बड़ा सा टीका, यहाँ तक कि दबे होठों का संयमित स्मित भी एकदम चाची का सा था। एक दिन वह दफ्तर जा रही थी। नित्य के अभ्यास से उसकी दृष्टि स्वयं ही लाल कोठी की ओर उठी। बरामदे में ही वह सौम्य महिला खड़ी थी। क्यों बेटी, कहीं नौकरी करती हो क्या? रोज इसी समय तुम्हें जाते देखती हूँ। जी हाँ। कली उस सीधे पल्ले में एकदम अबंगाली महिला के मुख से सुस्पष्ट बंगला सुनकर अवाक हो गई। क्या यहीं रहती हो? जी हाँ, बस 3 फ्लैट छोड़कर चौथे में। कभी आना, मैं अकेली रहती हूँ, मन बहल जाएगा। और फिर तीसरे दिन नियति ने कली को किसी जादुई गलीचे में बिठाकर वहाँ सामान सहित पहुँचा दिया था। रेवती शरण तिवारी को कलकत्ता में रहते 2 पुस्त बीत चुकी थी। उनके दादा को काली मंदिर में सतचंडी का पाठ करने कलकत्ता के प्रसिद्ध जमींदार ने पहाड़ से बुलाया था। धीरे धीरे कलकत्ता में उनकी यजमानी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। उस निष्ठावान तेजस्वी ब्राह्मण के दमकते ललाट, सुमधुर कंठ, सुस्पष्ट संस्कृत उच्चारण ने उन्हें बंगला के समृद्ध वैष्णव परिवारों का पुरोहित बना दिया। पुत्र को भी उन्होंने इसी आशा में संस्कृत से पढ़ने काशी भेजा था कि शास्त्री की परीक्षा पास कर पिता की यजमानी संभाल लेगा, पर शास्त्री पुत्र ने पिता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कलकत्ता के ही एक मारवाड़ी कॉलेज में वो संस्कृत पढ़ाने लगा। फिर स्वयं अपने पुत्र रेवती शरण को भी उसने अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करा दिया। ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रेवती शरण ने सर्वोच्च सरकारी पद पर पहुंचकर अपने शास्त्री पिता का पुत्र को अफसर बने देखने का सपना पूरा कर दिया था। अब वे अवकाश ग्रहण कर पुश्तैनी मकान में रहते थे। दोनों पुत्रियां अपने ही समाज में ब्याह दी थी। बड़ा पुत्र प्रबीर काबुल दूतावास में उच्च पदस्थ अफसर था। छोटे पुत्र सुवीर की 2 वर्ष पूर्व भारत पाकिस्तान युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। शायद उसी सुदर्शन युवा पुत्र की अकाल मृत्यु ने वृद्ध दंपत्ति को अस्वाभाविक रूप से गुमसुम बना दिया था। फिर पिछले वर्ष उसी परिवार में एक दुर्घटना घट चुकी थी। परिवार का ज्येष्ठ पुत्र जब माता पिता के लाख सिर पटकने पर भी विवाह के लिए राजी नहीं हुआ तो हार कर बड़ी बहन ने छोटे भाई के लिए ही सुंदर सी बहू खोज दी। उसी के रिश्ते की ननद लगती थी। विवाह को साल भर भी नहीं हुआ था कि सुवीर को युद्ध में जाना पड़ा। कभी बाड़मेर, कभी जोधपुर, कभी कश्मीर। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बम गिराते वहीं जैसे जानबूझकर ही उसे जाने का आदेश मिलता। फिर भी कोई उसका बाल बाका नहीं कर सका। पर जैसे ही युद्ध बंदी की घोषणा हुई
किसी विश्वासघाती पाकिस्तानी की एक गोली ने उसे ठंडा कर दिया। रेवती सरल तिवारी तत्काल बहू को कलकत्ता ले आए। इतना बड़ा मकान था और सब सुविधाएं थी। विधवा बहू उन्हीं के पास रहकर पढ़ेगी। फिर वे स्वयं बहू को कॉलेज में भर्ती कराए। कॉलेज जाने लगी तो स्वयं सास ने जिद कर हाथ में सोने की चूड़ियां डाल दी। सीधी सादी डरपोक सुंदरी पहाड़ी बहू की झुकी गर्दन धीरे धीरे सर्पगंधा के फंसी उठने लगी। अब वह कभी कभी रोली की छोटी सी बिंदी भी धर लेती। गृह की बड़ी पुत्री जया मायके आई तो 1 वर्ष की ताजी विधवा बहू का श्रृंगार देखकर चकित रह गई। हाथों में सोने की चूड़ियां, गले में चेन, आंख में धूप का चश्मा और बगल में दबी पुस्तकें। जया बड़ी बुद्धिमती थी, माँ के भोले निरीह स्वभाव को जानती थी। अम्मा, उसने माँ को एकांत में खींचकर समझाया भी था, तुम क्या एकदम ही सठिया गई हो? सुबीर की बहू को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती हो। ये सब ठीक है, पर तुम तो उसे धकेल कर दौड़ना भी सिखा रही हो। कौन कहेगा यह नाक सुगड़ती चंपा है? तुमने तो इसका हुलिया ही बदल दिया है। तो क्या हो गया बेटी? सुबीर होता तो कितना पहनती ओढ़ती, अभी उम्र ही क्या है उसकी। वह ठीक है अम्मा, पर ऐसा भी क्या लाड़? परसों सिनेमा गई थी, आज फिर किसी सहेली के साथ चल दी। क्या करूं जया, घर में रहती है तो गुमसुम बैठी, न जाने क्या क्या सोच सुमिरन करती रहती है। बच्ची तो है अभी। और फिर उसी बच्ची ने एक दिन सबके कान काट लिए। सुबीर की मृत्यु पश्चात लाल बंगलिया में भजन कीर्तन आए दिन होता रहता। कभी नवद्वीप से कोई कीर्तन मंडली आ रही है, कभी विष्णुपुर से। रात रात भर झांझ, करताल और मृदंग की संगत के साथ कभी माँ के सुमधुर गाने गूंजते, कभी भजन कीर्तन गाते गाते स्वयं रेवती शरण सुध बुध खो बैठते। बरसों से बंगाल में रहने से तिवारी परिवार के रहन सहन, बोलचाल, यहाँ तक कि पहनावे में भी सुदीर्घ बंग प्रवास की स्पष्ट छाप पड़ गई थी। स्वयं गृह स्वामी के व्यक्तित्व में कुमाऊं एवं बंगाल की संस्कृति का अद्भुत सम्मिश्रण था। वो गले में पहाड़ी मंगलसूत्र पहनती, पर हाथ की चूड़ियों के बीच रहती शंख की चूड़ी और नोआ, पैरों में बिछुए रहते पर मांग में रहती प्रगाढ़ सिंदूर की रेखा। सीधे पल्ले की साड़ी के आंचल में झूलता बंगाल की गिन्नी का सा चाबी का गुच्छा। हिंदी बोलती तो लगता कोई बंगाली महिला हिंदी बोल रही है। पुत्र पुत्रियों के काम भी ठेठ बंगाली थे, पर रूप रंग था निरा पहाड़ी। दोनों पुत्रियां बंगाल में ही जन्मी और वहीं के जलवायु में पलकर बड़ी हुई थी। फिर भी उनका गौर वर्ण, निर्दोष गठन देखकर दूर से कोई भी कह सकता था कि वे पहाड़ी हैं। छोटे पुत्र की आदमकद तस्वीर को देखकर कली मुग्ध हो गई थी। ऐसा जवान पुत्र की मृत्यु से बड़ा दुख माँ बाप के लिए और क्या हो सकता था। और फिर इसी हुआ पुत्र की स्मृति में घर की बहू भी तो कालिक पोत कर चली गई थी। रेवती सरल तिवारी के यहाँ साधुओं का समागम कोई नवीन घटना नहीं थी। नित्य कोई न कोई बाबा आते रहते। उनके घनिष्ठ मित्र गोसाल बाबू ही पहले पहल स्वामी विदुरानंद जी को उनके यहाँ लाए थे। कद्दावार पठान से थे स्वामी जी, गाल जैसे लाल सेब धरे हों, कंधे पर झूलते गुगराले केस और किसी नादान बालक की सी दूधिया हंसी। तिवारी दंपति उन्हें देखते ही उनके दासानुदास बन गए थे। सुरीले कंठ में गाए गए भजन दूर दूर से लोगों को खींचने लगे। संध्या होते ही अगरू चंदन के सुगंधित धुएं से अविष्टित मृत चरण पर बैठे स्वामी जी की भव्य मूर्ति जो देखता, उसी के चित्त का समस्त कलुष संशय स्वयं धुल जाता। कोई कहता 100 वर्ष के हैं, कोई कहता परम ब्रह्म हैं। भाई, उम्र का क्या ठिकाना, क्या पता 200 वर्ष के हों। एक दिन चंपा की सास ने स्वामी जी के दोनों पांव पकड़ लिए। महाराज, आप तो बद्रीनाथ जा रहे हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। जाने से पहले मेरी इस अभागिन बहू को दीक्षा मंत्र देना ही होगा। पता नहीं कैसा दीक्षा मंत्र दिया स्वामी जी ने। सुबह सास उठी तो बहू न बहू थी न स्वामी। सारे कपड़े ढोड़े, पागलों की बात ही भागते वृद्ध दंपति दक्षिणेश्वर गए। कभी स्वामी जी वहाँ चले जाते हैं, क्या पता बहू भी उनके साथ चली गई हो। वह पाखंडी उनकी सुंदरी बहू को लेकर कहीं भाग भी सकता है, ये कल्पना भोले दंपत्ति के निष्कपट मस्तिष्क में नहीं आ सकती थी। एक दिन बीता, रात भी बीत गई तो दोनों अर्ध विक्षिप्त से हो गए। बड़ी लड़की को ट्रंक में लाया। तीसरे दिन जब माता पुत्री आए। दामाद पुलिस विभाग का वरिष्ठ कर्मचारी था। जया ने आपसे पहले ही कह दिया था ना अम्मा, आपने बहू को बहुत छूट दे दी थी। चाहने पर मैं अभी लंपट को पकड़ कर आपके पैरों में डाल सकता हूँ, पर क्या आप उसे ग्रहण कर सकेंगी? 2-3 दिन स्वामी जी के असंख्य दर्शनार्थी वक्त आकर लौट गए। स्वामी जी बद्रीनाथ चले गए और बहू वह मायके चली गई है, अब वहीं पड़ेगी। कलकत्ता में उसका मन नहीं लगा। इस प्रकार तिवारी परिवार का कलंक केवल परिवार के कुछ सदस्यों तक ही सीमित रहा। प्रवीर को लिखकर क्या होगा, आने पर स्वयं ही जान जाएगा, कहकर शांत प्रकृति रेवती शरण ने बड़ी पुत्री
की लिखी लंबी चिट्ठी फाड़ दी थी। अम्मा ने सुबीर का कमरा ही कली के लिए खाली कर दिया था। यह कमरा सबसे हवादार है और एकदम कोने का है। इसी से किसी के आने जाने से भी तुम्हें कभी कोई असुविधा नहीं होगी। पर बेटी, कहीं तुम अकेली डरोगी तो नहीं? चिंतित स्वर में पूछे गए अम्मा के भोले प्रश्न ने कली को मन ही मन गुदगुदा दिया। वह भला डरेगी? मैं और बाबूजी 2 कमरे छोड़ तीसरे कमरे में ही सोते हैं और महावीर रात भर कस कस कर पहरा देता है। इस कमरे का द्वार एकदम सड़क के मुहाने खुलता है। तुम इसी से आ जा सकती हो। कली खाना प्रायः बाहर ही खा लिया करती थी और जब घर पर रहती अम्मा उसे जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर खिलाती। स्वदेश से इतनी दूर थी, इसी से पहाड़ की चिड़िया भी उन्हें प्यारी लगती। लाख बंगाली हो, कली का जन्म भी पहाड़ में हुआ था और वहीं रहकर बड़ी हुई थी। फिर बेचारी लड़की की न माँ थी न बाप, दोनों ही उसे बहुत छोटी छोड़कर दिवंगत हो चुके थे। किसी मौसी ने उसे पाला है। यही सब बातें बना बना कर कली ने भोली अम्मा को ऐसे पटा लिया था कि उसे किराए की बात ही नहीं उठाने देती।